हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। आज हम करने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को खत्म। राजस्थान एपीओ का एग्जाम है। प्री में आपके सिर्फ सेक्शन 1 से लेकर 6 तक पूछे जा रहे हैं, जिसमें जो सेक्शन नंबर 5 है उसको नहीं पूछा जा रहा। इसको एक ट्रिक से याद रखना है। अगर बाई चांस सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो है सैड और हैप्पी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो, प्रोबेशन का जिसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में प्रोबेशन का बेनिफिट जिसको मिलेगा वो हैप्पी है, जिसको नहीं मिलेगा वो सैड है। तो देखो, सैड और हैप्पी, तो एसडी और हैप्पी नहीं, आप इसको एपी से याद रखेंगे। एसडी एपी। एस से क्या है शॉर्ट टाइटल, डी से क्या है हमारा डेफिनेशन क्लॉज, ए से है एडमोनिशन, पी से है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ये जो एक और पी है ये पे कंपनसेशन की बात करता है, बट ये अब एपीओ में तो नहीं पूछा जा रहा है प्री में। और फिर हमारा है वाई से वाई है जो हमारे यंग ऑफेंडर्स की बात करता है कि 21 साल से कम के अगर कोई ऑफेंडर्स हैं तो हम उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। सेक्शन याद हो गया आपको, 1 से लेकर 6 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैड एपी। अब आ जाइए, मैं अब आपको बताती हूँ। देखो, सिंपल सी अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 1 तो बात करता है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है सबको पता है। ठीक है, कि इसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। 1 अप्रैल 1959 को कमेंसमेंट में आ गया। इंपॉर्टेंट देखो इसका डेफिनेशन क्लॉज, अगर आप इसका डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर 4 डेफिनेशन है। 4 डेफिनेशन है। क्या क्या है? कोड की, प्रोबेशन ऑफिसर की, और प्रिस्क्राइब्ड की, और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की। इसको याद कर लो, कॉप्स। कॉप्स, सी हो गया हमारा सीआरपीसी, और ओ से हो गया हमारा ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, फिर पी से होगा हमारा प्रिस्क्राइब, और एस से हो गया ये जो सेम मीनिंग होगा सीआरपीसी, हम वही लेंगे। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको एक बात याद रखना, कोड यहाँ पे जो कोड का मतलब जो कोड है वो सीआरपीसी 1898 वाला है। प्रोबेशन ऑफिसर कौन सा? जिसको सेक्शन 13 में पॉइंट किया गया है। प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स होता है, और वर्ड और एक्सप्रेशन जो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है लेकिन सीआरपीसी में डिफाइंड है, तो हम उसका मीनिंग वहीं से ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसका सेक्शन 3। हमने पढ़ा था एस डी, फिर हमने क्या पढ़ा था? ए से क्या था हमारा? एडमोनिशन। तो कोर्ट के पास पावर है, क्या वो कर सकते हैं? डांट फटकार कर उस ऑफेंडर को क्या है, रिलीज कर सकते हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 का अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। अगर किसी ने आईपीसी के सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 420 वाला अपराध किया है, इसका मतलब थेफ्ट वाला, अगर आप देखेंगे, है ना, ये थेफ्ट की तो बात करता है कि अगर किसी भी ऑफेंडर ने ये थेफ्ट वाला अपराध किया है, या फिर किसी ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 2 साल से कम है, या फिर सिर्फ उसमें फाइन का प्रावधान है, तो ऐसे में क्या होगा? उस व्यक्ति को कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है? एडमोनिशन में छोड़ सकती है। दूसरी कंडीशन ये बताई कि देखो, कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए उस एक्यूज्ड का। दूसरी फिर अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम क्या करेंगे? उसको एडमोनिशन पर कोर्ट छोड़ सकता है। फिर कोर्ट को क्या ध्यान में रखना होगा? देखो, तो कोर्ट का जो कोर्ट है वो किस किस चीजों को ध्यान में रखेगा कि केस कैसा है, ठीक है, उसका सर्कमस्टेंसेस कैसा है, उसने किस तरीके का अपराध किया है, ऑफेंडर जो है उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर ये सब चीजें देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ, इसको जो है एडमोनिशन पे छोड़ना चाहिए, तो कोर्ट उसको छोड़ सकता है। फिर ये बात कहता है कि देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, कहीं पर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको पनिशमेंट देने की बजाय उसको रिलीज कर देगा एडमोनिशन पर। सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बता दिया। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या? देखो, प्रीवियस कन्विक्शन में प्रीवियस ऑर्डर को भी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 3 का लाभ मिला था, उसने बाद में फिर से अपराध कर दिया, तो अब जो इसको सेक्शन 3 का लाभ मिला था, हम बोलेंगे कि आप प्रीवियसली कन्विक्टेड हुए, तो मतलब प्रीवियस जो ऑर्डर अगर आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो प्रीवियस कन्विक्शन था। ठीक है, तो की पॉइंट्स आपको याद रखना, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होना चाहिए, एलिजिबल ऑफेंस मतलब ये वाले ऑफेंस के होने चाहिए उसने आईपीसी के, ये जो है 379, 380 वाले, या फिर ऐसे ऑफेंस क्या उसने जो 2 साल से कम की जिसमें सजा हो। ठीक है, कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि क्या करे वो, उसको रिफॉर्मेशन, मतलब पर्पस तो यहाँ पे रिफॉर्मेशन है ना, पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे की पॉइंट्स हो गए। सेक्शन 2 को हमने कॉप्स से याद रखा। अब आ जाइए इसका नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमारा सेक्शन 4 और सेक्शन 6 से रिलेटेड है। देखो, हमने क्या पढ़ा था? सैड और एपी। अब एस डी ए हमने कंप्लीट कर लिया। अब पी क्या? प्रोबेशन पे छोड़ना। ठीक है, कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो जो ऑफेंडर है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है? प्रोबेशन पर छोड़ सकता है। ठीक है, रिलीज कर सकता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा अपराध नहीं किया है, मतलब जिसका पनिशमेंट या तो डेथ है या फिर एलआई है, अगर ऐसा अपराध नहीं किया है,
ठीक है, कोई और अपराध किया है, मतलब LI से कम जिसकी पनिशमेंट है, कोई ऐसा अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो कोर्ट चाहे तो उसको क्या करेगा, इम्प्रिजन, मतलब तुरंत इमीडिएट पनिशमेंट देने की बजाय करेगा कि चलो ठीक है मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, किस पर, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑफेंडर को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3 में हमने नहीं पढ़ा था बॉन्ड एग्जीक्यूट, लेकिन सेक्शन 4 में बॉन्ड एग्जीक्यूट करना जरूरी है, विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। बॉन्ड का पीरियड ज्यादा से ज्यादा 3 साल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफेंडर को क्या करके रखना है, जो शांति बनाए रखनी है और अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण रखना है, ठीक है। और कोर्ट को क्या सेटिस्फाई करना है, कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना है कि जो ऑफेंडर है और जो श्योरिटी है उसका एक, मतलब जो रहने का निवास स्थान है वो फिक्स होना चाहिए, या फिर वो कोई ऐसा ऑक्यूपेशन कर रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आपने प्रोबेशन पे छोड़ दिया, वो कहाँ रहता है ये पता ही नहीं है, नहीं, कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ ये इसका फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, ये यहाँ पर रहता है, और वो भी दोनों के बारे में, ऑफेंडर और श्योरिटी के बारे में। फिर इसका एक पॉइंट ये भी कहता है कि तो जो कोर्ट है जब ये प्रोबेशन पे छोड़ेगा उससे पहले कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, अगर रिपोर्ट अवेलेबल है तो। साथ के साथ इसमें एक और बात की गई है कि कोर्ट चाहे तो इस जो बॉन्ड पे जब वो छोड़ रहे हैं और ये ऑर्डर पास कर रहे हैं प्रोबेशन का, तो साथ के साथ सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। ये सुपरविजन ऑर्डर 1 साल से कम का तो नहीं होगा, ठीक है, तो मिनिमम तो आपको 1 साल तक का ऑर्डर पास करना ही करना है। फिर इसमें क्या बताया गया है, जो कोर्ट चाहे तो सुपरविजन ऑर्डर जब पास कर रहा है तो उसमें क्या है, कंडीशन इंपोज कर सकता है, ठीक है। अब जो कंडीशन यहाँ पर इम्पोज कर रहा है कोर्ट, फिर उसके बाद जो कोर्ट है वो बताएगा कि जो उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है उस बॉन्ड में, ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन करके बताएगा। साथ में उस सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी भी दी जाएगी, ऑफेंडर को भी, श्योरिटी को भी, अगर कोई श्योरिटी है, और साथ के साथ प्रोबेशन ऑफिसर को भी। यहां से ही आपका एमसीक्यू बनेगा, और इसके अलावा कोई और आपका एमसीक्यू नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 4 हो गया। इसकी की पॉइंट्स की बात करें तो डेथ नहीं, उसने ऑफेंस ऐसा नहीं किया होना चाहिए जिसकी पनिशमेंट डेथ है, LI है, यहाँ पर फिर बॉन्ड पे उसको छोड़ सकते हैं विद और विदाउट श्योरिटी। यहाँ पे जो हम उसको बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं प्रोबेशन पर, वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल का हो सकता है। फिर उसका फिक्स अबोर्ड जो है उसको कोर्ट को चेक करना है कि हाँ फिक्स अबोर्ड है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है तो उसको कंसीडर करना होगा अगर है तो। साथ के साथ सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, वो मिनिमम 1 साल का होगा। और जो कंडीशन है जैसे रेजिडेंस, इंटॉक्सिकेंट, गुड कंडक्ट, ये सारी कंडीशन सुपरविजन ऑर्डर में कोर्ट चाहे तो इम्पोज कर सकता है कि ये जो असामाजिक तत्व है आपको इनसे दूर रहना पड़ेगा, ये सब चीजें। उसके बाद जो हमारा होता है FT, ठीक है, तो P हमने पढ़ लिया, एक और वो PF सेक्शन 5 नहीं पूछा जा रहा है प्री में। अब आ जाइए वाई। वाई क्या कहता है, यंग ऑफेंडर्स की बात करता है, मतलब 21 साल से अगर कम का कोई ऑफेंडर है तो आप उसको इम्प्रिजनमेंट में मत डालिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ये सेक्शन 6। ये कहता है 21 साल से कोई कम का जो पर्सन है, ठीक है, जिसने कौन सा ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, LI नहीं है, ठीक है, क्या है, LI नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको सेंटेंस नहीं देगा, ठीक है। और कोर्ट उसको किस में डील करेगा, कोर्ट सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का उसको बेनिफिट देगा, उसको कोर्ट जो है क्या करेगा, इम्प्रिजनमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए, ठीक है, इसने इस तरीके का अपराध किया है कि इसमें इसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं दे सकते, तो कोर्ट को फिर क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो कोर्ट को इसके रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड रीजन, ठीक है। ये सबसेक्शन 1 में लिखा है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब कोर्ट ये डिसाइड कर रहा है कि उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट देना है नहीं देना है, तो कोर्ट क्या करेगा, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सॉरी जो प्रोबेशन ऑफिसर, उसकी रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, शैल, ठीक है, यहाँ इफ एनी वर्ड नहीं लिखा है। अगर कोर्ट, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसको हमें 3 और 4 का बेनिफिट नहीं देना, तो उसको फिर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसीडर करना ही पड़ेगा। वो उसी को तो देख के, क्योंकि कोर्ट को क्या पता कि वो व्यक्ति किस उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो और कितना डेंजरस पर्सन है, वो तो जब प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट लाके देंगे, क्योंकि वो सारे ये तो देखते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट होती है, वो उसमें व्यक्ति के बारे में तो बताया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कंसीडर करेंगे। फिर कोर्ट क्या और कंसीडर करेंगे, प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट इफ एनी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोर्ट क्या कंसीडर करे, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट अगर कोई है तो, एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है, और कोई और इन्फॉर्मेशन है उससे कैरेक्टर से रिलेटेड ऑफेंडर के, ठीक है, उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन कैसी है, ये सारी किसमें, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में लिखा होगा, ठीक है। फिर सेक्शन अगर 6 के की पॉइंट से के, तो ये कहता है वो ऑफेंडर्स जो 21 साल से कम है उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसने
इम्प्रिजनमेंट वाला अपराध नहीं किया होना चाहिए, नॉट LI, ठीक है। उसमें कौन सा अपराध क्या होना चाहिए, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें सेक्शन और 3 और सेक्शन 4 को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये कहता है कि आप सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को प्रेफरेंस दो जब 21 साल से कम का ऑफेंडर है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट मत दो उसको, और अगर आप इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो उसके रीजन को जरूर रिकॉर्ड करो, ठीक है। और कोर्ट जो है क्या करेगा, जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। तो देखिए 10 मिनट में हमने पूरा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कंप्लीट कर लिया है अपने राजस्थान एपीओ प्री के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी इस लेक्चर को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो कम समय में अपना एक रैपिड रिवीजन कर सके। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।